यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 की इस सामान्य अध्ययन की क्लास में आज दूसरी क्लास है। आगे चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम। और क्लास कैसी लगती है तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? पहला रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, मार्ले मिंटो रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो इसको माना जाता है ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सभा के विचार, यहाँ करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, यस अब सही रहेगा। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन में होगा आरंभ, यहाँ पे होगा किसके द्वारा किया गया था, यहाँ होगा किसके द्वारा किया गया था। तो इसका दूसरे का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरे का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ ABCD में थोड़ा मिस्टेक है तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद भाग 5, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 43? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपाली शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 150। तो इसमें सही होगा अनुच्छेद 154। आंसर सही होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपाली शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा भाग 2। भाग 2, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका आंसर सही होगा सी, भाग 2। भाग 2 से सही शुरू होगा। और इस मॉक टेस्ट सीरीज का नाम भी है बेहतर से और बेहतर की ओर। तो हमें आप में जो भी त्रुटियां होंगी हम मिलकर सुधारेंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही बने रहिएगा क्लास में और कमेंट भी करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो ऑप्शन कितनी बार सही हो सकता है? तो ऑप्शन इसका होगा इनमें से कोई नहीं। इसकी कोई समय सीमा नहीं, वो कितनी बार भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, विशेष अधिकार प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी, स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी, अविश्वास प्रस्ताव। तो 8वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थगन प्रस्ताव। क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी सुनिश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो इसका कौन शक्ति रखता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल। संबंधित राज्य के राज्यपाल, उस राज्य से संबंधित जो भी राज्यपाल होंगे वो। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 287। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 246। इसका आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 246। फिर से एक बार दोहराते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची और शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो विशेष शक्तियां किसमें है? अनुच्छेद 246 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? फैराडे, कैंडेला, डाइन, एंगस्ट्राम। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है एंगस्ट्राम। क्या है? एंगस्ट्राम। तरंग दैर्घ्य क्या है? एंगस्ट्राम। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग, यहाँ होना चाहिए किसका किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो होता है वो पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाता है। जो ये हाइड्रोफोन है, हाइड्रोफोन ये एक वैज्ञानिक उपकरण है। ये क्या है? एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है। और बोलोमीटर क्या है? बोलोमीटर है। बोलोमीटर क्या होता है? बोलोमीटर है ऊष्मीय विकिरण मापने में होता है इसका उपयोग। बोलोमीटर का प्रयोग होता है ऊष्मीय विकिरण में। और पायरोमीटर, पायरोमीटर का क्या है? दूर स्थित वस्तुओं के, जो दूर स्थित वस्तुएं हैं, तो उसका उच्च ताप को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? किसका? उच्च ताप। और ए मीटर क्या होता है? ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। एमीटर से क्या होता है? एमीटर होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए। एमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगर कोई भी गलती लगती है या किसी भी तरह का सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है, ये तो बहुत क्वेश्चन गलत करवा देता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प अंश, लैक्टो तरल का विशिष्ट विशिष्ट घनत्व, एनीमोमीटर वायु की गति, सिस्मोग्राफ भूकंप। तो इसका आंसर सही नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? तो इसमें सभी सही है। इसमें ये है हाइग्रोमीटर वायुमंडल और एनीमोमीटर वायु की गति, सिस्मोग्राफ भूकंप। ये जो लैक्टोमीटर है ये दूध की शुद्धता मापता है। किसकी? दूध की शुद्धता। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है और सारे सही है, ये तीनों सही। ये दूध की शुद्धता मापता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूर से अधिक नहीं होता है, सॉरी दूरी से अधिक नहीं होता है। इसकी इकाई मीटर होती है। यह हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका आंसर होगा गलत क्या है इसमें? ये है ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो विस्थापन होता है, ये विस्थापन ये या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, वह शून्य हो सकता है, केवल धनात्मक नहीं हो सकता। तो ये गलत है। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकती है, ये सही। विस्थापन कभी भी दूर से अधिक नहीं होता है, दूरी से अधिक नहीं होता है, इसकी सही मात्रक मीटर होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल पर भापांक क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक क्या होगा? भापांक मतलब जो पानी उबलता है और उसका भाप निकलता है, उसको फ़ारेनहाइट स्केल में, तो इसका 212 फ़ारेनहाइट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का? जॉन डाल्टन, ओटो हॉर्न, बिलार्ड गिब्बन, रॉबर्ट बायल। तो इसका आंसर होगा जॉन डाल्टन। क्या होगा इसका आंसर? जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से किसमें कैवेडिस प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, कार्ल डी एडम्स थे, और ये सबसे नीचे क्या है? एडमंड बेकुरल। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, जेम्स चैडविक। क्या थे इनमें से? इसका फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने। आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? ओटी की अनुपस्थिति, CO2 की अनुपस्थिति, पानी की CO2 की उपस्थिति, पानी की अनुपस्थिति, O2 की उपस्थिति। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका होगा ऑप्शन O2 की उपस्थिति। क्या होती है? O2 की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी। जब लोहे से बनी वस्तु में नमी और हवा में ऑक्सीजन से प्रक्रिया कर लेती है, जब हवा और नमी से हवा में ऑक्सीजन से प्रक्रिया कर लेती है, तो लोहे भूरे रंग की आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। जो लोहा होता है उसमें भूरे रंग की आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसको ही कहते हैं जंग लग जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अम्लराज का मिश्रण क्या होता है? अम्लराज का मिश्रण क्या होता है? ऑप्शन ए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा साधारण नाइट्रिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु नाइट्रिक अम्ल, साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा साधारण नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, वॉशिंग सोडा। किसका प्रयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा, यहाँ तक देखा और उनको प्रश्न अच्छे लगे तो थैंक यू। एंड इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज़ अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी क्लास अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। नमस्कार।